हेलो बच्चों। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आइडियाज़ एंड द आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियाज़ हैं और जो आइडल्स हैं उसका डिस्कस करेंगे। उसको लेकर के अब लोग देखेंगे कि नियर अबाउट 200 ईयर्स 200 साल तक अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया था और उनके भारत से जाने के पहले ही भारत में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का गठन हो चुका था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो चुका था और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। एट लास्ट 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का नियुक्त किया जाता है और बाद में इसी में ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है। ड्राफ्टिंग मतलब संविधान निर्माण की जो कमेटी है उस कमेटी का जो प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया जाता है और अंबेडकर जी ने संविधान को 2 साल 11 महीने और 17 दिन में बना करके तैयार किया था। एट लास्ट 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को भारतीयों के द्वारा एडॉप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, लेकिन इसे भारत में लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। कारण ये था कि 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उस अधिवेशन के तहत पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार की गई थी। इसके कारण कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो कंडीशन आई थी उस कंप्लीट इंडिपेंडेंस में जो हिस्टोरिकल वो डेट थी उसको हम लोगों को जीवित रखना था। इसलिए हम लोगों ने 26 नवंबर को संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन भारत को डेमोक्रेटिक कंट्री 26 जनवरी 1950 को बनाया गया। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपको फीचर बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला फीचर है वो है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स जो भारत में है वो फेडरल फार्म, गवर्नमेंट के फेडरल फार्म का एक पार्ट है। ये फंडामेंटल राइट्स जो हम लोगों ने अपने संविधान में लिया है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से उसको लिया गया है। दूसरा है फीचर पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब है प्रजातांत्रिक व्यवस्था। ये व्यवस्था के तहत हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। भारत में एकहरी नागरिकता है और ये जो है ये यूके के संविधान से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके बाद है थर्ड जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स। डायरेक्टिव राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कारण ये है भारत में जब स्टेट्स है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसके तहत उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स को किसी भी कोर्ट में चैलेंज आप नहीं कर सकते हो। अगला है 5 ईयर प्लान।
जो 4 है वो है 5 इयर्स प्लान। 5 इयर्स प्लान का जो कंडीशन है, ये हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इन दोनों को 5 ईयर प्लान्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में जो लिया गया है वो रसिया के संविधान से लिया गया है, रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और ये फंडामेंटल ड्यूटी और 5 ईयर प्लान ही हमारे देश के संविधान के मुख्य ये 4 फीचर हैं जिसका डिस्कशन हम आपसे कर चुके हैं। अब आगे जो है वो आगे ये है कि हमारा प्रीम्बल क्या है। तो प्रीम्बल में ये कहा गया है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to continue India into the sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। हम भारत के लोग इस संविधान को, जो संविधान के प्रस्तावनाओं को एडॉप्ट किए हैं, उसमें बाद में सोशलिस्ट, सेकुलर और यूनियन, इन 3 शब्दों को बाद में 42 जो अमेंडमेंट हुआ 1976 में, उसमें इसको और जोड़ा गया, जिसके कारण ये जो मूल प्रीम्बल है उसमें परिवर्तन हुआ। डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको देखना ये है, मेन डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसके तहत 18 इयर्स 18 साल की उम्र जो भारतीय पार कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, उन्हें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत वोट देने का अधिकार होता है, राइट टू वोट। और वोट दे करके ये अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में इनके लिए, इनके देश को चलाने के लिए, स्टेट को चलाने के लिए और लोकल गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो ये रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वही इनके लिए कानून बनाते हैं, वही इनके विकास के लिए अपने सारे व्यवस्था करते हैं। इसके बाद फेडरलिज्म, ये जो फेडरलिज्म है, ये फेडरलिज्म है संघवाद। इसमें 3 स्तर पर गवर्नमेंट होती है, सेंटर, स्टेट और लोकल। और वो भी, इसमें भी 3 स्तर है। वो पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। अब देखिए लेजिस्लेचर का काम क्या है। लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा और राज्यसभा, पब्लिक असेंबली और स्टेट असेंबली। अगर आप यहाँ आ जाइए, स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद, ये जो हम लोग मेंबर इनको चुनते हैं, ये हमारे लिए कानून बनाते हैं। और ये कार्यपालिका जो है, एग्जीक्यूटिव जो है, उसका संचालन करती है, उसको करवाती है। जुडिशरी में जो लेजिस्लेचर कानून बनाती है उसको एक्सप्लेन करता है जुडिशरी। और जब कभी लेजिस्लेचर के उस कानून को नहीं मानते लोग, तो ये एक्सप्लेन करती है और लोगों को दंडित करती है। सेम कंडीशन स्टेट की है और लोकल गवर्नमेंट भी 3 टियर की है। जैसे आप मानिए ग्राम सभा और ग्राम सभा एक मान लीजिए और एक नगर पंचायत मान लीजिए। नगर पंचायत के 3 टियर है, म्यूनिसिपैलिटी, नगर परिषद मतलब नगर काउंसिल एंड नगर पंचायत। ग्राम पंचायत में चले आइए, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। त्रिस्तरीय यहाँ भी 3 टियर गवर्नमेंट है। यहाँ भी विधानसभा, विधान परिषद जैसी और जुडिशरी, हाई कोर्ट, इस स्तर पर यहाँ भी फेडरलिस्ट सिस्टम में पावर शेयरिंग किया गया है। फेडरलिस्ट सिस्टम का मतलब सीधे है पावर शेयरिंग से, शक्तियों का आपस में बंटवारा करना, सबकी शक्तियों को सबको वर्क करने की स्वतंत्रता देना। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है इसमें। इसके बाद अब जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है फंडामेंटल राइट्स। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं
ये फंडामेंटल राइट्स कुल अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक इनकी व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है। और ये अनुच्छेद के भाग 3 में, पार्ट 3 में ये क्लियर किया गया है। और इनकी रक्षक जो है वो जुडिशरी है। अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो तो इनकी रक्षक कौन होगी? जुडिशरी। जुडिशरी की मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन फंडामेंटल राइट्स की रक्षक होंगी। और इसका जो पहला राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब यही है कि समानता का अधिकार। ये 12 से लेकर 18 तक इसकी व्याख्या है। इसके तहत SC ST OBC को रिजर्वेशन और किसी को भी किसी भी तरह का मतलब अनइक्वलिटी नहीं होगी। इसी के तहत आर्टिकल 17 में अनटचबिलिटी को समाप्त किया गया है, उसका एंड किया गया है। और किसी भी तरह की उपाधि जो टाइटल है उनको लेने के लिए आर्टिकल 18 में मना किया गया है। ये राइट टू इक्वलिटी है। और दूसरा है राइट टू स्पीच। राइट टू स्पीच इसका जो मतलब है राइट टू फ्रीडम कह लो इसको, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। अब इसकी कंडीशन ये है, ये 19 से लेकर 22 तक है। अब इसमें क्या है? इसमें भी 6 पॉइंट है। वो 6 पॉइंट कौन से है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको बोलने की आज़ादी होगी, अपनी बात रखने की आज़ादी होगी। दूसरा है असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आपको सभा करने की अनुमति होगी, लेकिन ये बात ध्यान रखना होगा कि वहाँ किसी तरह का हथियार नहीं होना चाहिए। बंदूक, राइफल्स और धारदार कोई हथियार नहीं होना चाहिए। और तीसरा है फ्रॉम एसोसिएशन एंड यूनियन। आपको संस्था, समिति और किसी भी तरह का यूनियन बनाने का राइट होगा। चौथा नंबर मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी राज्य में कहीं भी किसी क्षेत्र में आने जाने की आज़ादी होगी। पांचवा जो है रिसाइड टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी पार्ट में आपको निवास करने की आज़ादी होगी। चौथा प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड कैरी ऑन द ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस। आपको अपने जीवन यापन चलाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रोफेशन, किसी भी प्रकार का ऑक्यूपेशन एडॉप्ट करने की पूरी आज़ादी आपको होगी। इसके बाद आपको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसकी कंडीशन ये है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये है आर्टिकल 23 और 24 और 24 की कंडीशन ये है कि इसमें आपको 23 में बेगार कोई नहीं करा सकता। अगर कोई आपसे काम कराता है तो पैसा उसको देना होगा। 24 में किसी भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ मतलब कोई भी खतरनाक काम या किसी भी काम में उसको आप लगा नहीं सकते हो, क्योंकि आर्टिकल 21A कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना उनका अधिकार है, तो उनके शिक्षा का हनन होगा, इसलिए आप उसको काम में नहीं लगा सकते हैं। जो 4 नंबर है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी। किसी भी धर्म को आप भारत में रहते हुए मान सकते हैं, आप उसके अनुसार अपना जीवन यापन कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों का निर्माण कर सकते हैं, और उसको चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप चंदा भी इकट्ठा कर सकते हैं। ये सारी आज़ादी आपको है। इसके बाद जो है वो कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट
कल्चर और एजुकेशनल राइट की कंडीशन ये है कि ये 29 और 30 में है। अब इसकी कंडीशन इस तरह है कि आपको अपनी संस्कृति, अपनी कस्टम, अपनी लैंग्वेज को मेंटेन करने की पूरी आज़ादी होगी। इसको किसी भी तरह से कोई भी कम्युनिटी, इन्हीं के तहत मदरसे और गुरुद्वारे के स्पेशल स्कूल इनकी भाषाओं को पढ़ाने के लिए खोले जाते हैं। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडी है वो अनुच्छेद 32 में है। जब इन पांचों फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो उसमें ये 16 जो रेमेडी है 6 वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसकी रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की रिट जारी करती है और वही 32 में एक्सप्लेन किया गया है। अगला जो पॉइंट है वो अगली वीडियो में हम आपको भेजेंगे। ओके, थैंक यू।